डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के पहले लेक्चर में हम जानेंगे कि स्टील से हमने बिल्डिंग क्यों बनानी स्टार्ट की। हमारे पास जब कंक्रीट था और कंक्रीट से हम डिज़ाइन आरसीसी के थ्रू बना ही रहे थे, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि हम प्योरली स्टील से बिल्डिंग बनाने लगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे एडवांटेजेस हमारे स्टील स्ट्रक्चर के। सबसे पहला तो कि जो स्टील मेंबर हैं हैव हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, यानी कि अगर हम वेट के अकॉर्डिंग देखें तो स्टील में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। यानी कि 1 kg का अगर आप कोई एक अलग मटेरियल ले लें और 1 kg का 1 किलो का अगर आप स्टील को देखें तो 1 किलो के स्टील में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी बजाय और किसी मटेरियल के, जैसे कि कंक्रीट या हमारे ब्रिक्स। तो इसलिए हमारा स्टील मेंबर वो स्मॉल सेक्शन का भी है, तब भी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और फर्दर लोड को रेजिस्ट करने की। यानी कि उसका खुद का वेट बहुत कम होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ झेल सकता है। दूसरा, बीइंग लाइट स्टील मेंबर कैन बी कन्वीनियंटली हैंडल्ड, और क्योंकि उसका खुद का वेट लाइट हो गया स्टील का। देखिए, वैसे स्टील का वेट काफ़ी है, लेकिन अगर हम उसकी स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हैं, वायर लें, उस वायर का खुद का वेट नेग्लिजिबल होगा, लेकिन वो जो वेट कैरी कर सकता है वो 70 और 80 kg भी ये वेट वायर कैरी कर सकता है अपने साथ, टूटेगा नहीं। लेकिन इसका खुद का वेट 1 kg भी नहीं है, तो इसकी स्ट्रेंथ के सामने इसका खुद का वेट क्या है, नेग्लिजिबल है। ये एक सबसे बड़ी खासियत है स्टील की। दूसरा, प्रॉपरली मेंटेन्ड स्टील स्ट्रक्चर हैव लॉन्ग लाइफ। अगर हम स्टील स्ट्रक्चर को अच्छे से मेंटेन करें, जो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसकी रस्टिंग वगैरह, उसको अगर हम ठीक से मेंटेन करें तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। और ऊपर का एक ये पॉइंट रह गया है कि हमारा स्टील है, क्योंकि लाइट वेट है अपनी स्ट्रेंथ के मुकाबले, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट करना और हैंडल करने में काफ़ी। स्टील मोस्टली डू नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि जो स्टील की प्रॉपर्टी है वो समय के साथ चेंज नहीं होती। और स्टील बीइंग अ डक्टाइल मटेरियल डज नॉट फेल सडनली। स्टील क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल है। दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है डक्टाइल मटेरियल, एक होता है ब्रिटल मटेरियल। और ब्रिटल मटेरियल जैसे कि हमारा ग्लास हो गया या वुड हो गई, ये एकदम से ही कोलैप्स कर जाते हैं, एकदम से ही टूट जाते हैं। लेकिन स्टील के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, धीरे धीरे खिंचता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रेन आती है, उसके बाद ये जाकर कहीं टूटता है। तो इसलिए ये भी काफ़ी इसमें इसमें पॉजिटिव इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एक डक्टाइल मटेरियल है, तो इस वजह से ये एकदम से फेल नहीं करता है। अब आगे देखते हैं हम कि एडिशंस एंड ऑल्टरेशन कैन बी मेड इजीली टू स्टील स्ट्रक्चर। यानी कि जो स्टील स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप आगे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। नट बोल्ट या फिर रिवेट जो भी आपने लगाया है उसको खोलिए और आप आगे स्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कंक्रीट के साथ या और किसी मटेरियल के साथ इतना आसान ये नहीं होता है। ऑल्ट्रेशन का मतलब है अगर आप बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो भी ये आप आसानी से कर सकते हैं। और दे कैन बी इरेक्टेड एट अ फास्टर रेट। यहाँ पर इस एडवांटेज का मतलब ये है कि अगर हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना चाहें, बिल्डिंग को खड़ा करना चाहें बहुत जल्दी, तो ये हम स्टील के केस में काफ़ी जल्दी और काफ़ी फास्टर रेट पर हम बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। और स्टील हैज़ अ हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू अमंगस्ट ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि जब हमारी बिल्डिंग पूरी तरीके से अब हमारी सर्विस लाइफ उसकी ख़त्म हो चुकी है, अब हमें इस बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बाद आप उसको डिसमेंटल करके पूरी बिल्डिंग को खोल करके उसको बेचा जाता है, तो उस वैल्यू को, वो जो हमारा वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। इसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो स्टील की सबसे ज़्यादा होती है। हमारे बाकी जितने कंक्रीट है, कंक्रीट से एक बार आपने बिल्डिंग बना ली, फिर आप कंक्रीट को अगर आप निकाल भी देंगे उसके बाद भी वो आपका, पहली बात तो बिकेगा ही नहीं। अब हम आगे देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं स्टील के। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो स्टील स्ट्रक्चर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सपोज्ड कंडीशन आर सब्जेक्टेड टू कोरोजन। यानी कि जो स्टील स्ट्रक्चर होता है वो अगर बाहर वेदर में है तो उसमें कोरोजन काफ़ी आसानी से लग जाता है। जैसा कि आप देख देख भी सकते हैं कि कोरोजन, अगर आप
ठीक से उसको मेंटेन नहीं करें तो उसमें कोरोजन, रस्टिंग, जंग वगैरह लगना काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाता है। ये एक उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टील का। दूसरा ये कि जो स्टील स्ट्रक्चर होता है वो फायर प्रूफ नहीं होता है, और फायर प्रूफ उसको बनाने के लिए और हमें ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब फायर प्रूफ में आप यहाँ जैसे कि सीन में देख सकते हैं कि कभी कभी बिल्डिंग्स के अंदर इस तरीके की भी फायर आ जाती है। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में अगर हमारी बिल्डिंग में हमने फायर ट्रीटमेंट नहीं किया है और बिल्डिंग हमारी स्टील की है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल बन जाता है और अपनी प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाता है। इलास्टिक स्टेट को छोड़कर प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाता है। प्लास्टिक स्टेट में पहुंचने के बाद जैसे ही उसमें उस पर लोड पड़ता है, वो तुरंत ही डिफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाती है। तो ये स्टील बिल्डिंग के केस में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे स्टील से अगर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो किस किस टाइप के हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या हम बना सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास सेक्शन है रोल्ड स्टील आई सेक्शन। जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो हम देख सकते हैं साइड में ये है हमारा रोल्ड स्टील आई सेक्शन। ये आई इसकी इस तरीके की शेप है, इस वजह से इसको आई सेक्शन बोल देते हैं हम। एक ये अवेलेबल है हमारे पास। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास अवेलेबल है चैनल सेक्शन, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। इसको चैनल सेक्शन है, सबसे पहले हमें सेक्शन सारे पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम इसमें डिज़ाइन करेंगे बिल्डिंग्स के, तो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन में हमें सीधा सीधा या तो खुद एज्यूम करना होगा कि हम कौन सा सेक्शन ले रहे हैं, या फिर एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ आएगा कि आपको ये वाला सेक्शन लेना है, तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। आई सेक्शन अभी अभी हमने देख लिया, ये था आई सेक्शन, और ये है हमारा चैनल सेक्शन। इसके बाद अब हम देखते हैं टी सेक्शन। ये टी की शेप है तो ये है हमारा टी सेक्शन। इसके बाद अगला ये है हमारा एंगल सेक्शन। ये एंगल सेक्शन इसको हम बोलते हैं। और ये है हमारे स्टील की बार्स। स्टील की बार्स और ट्यूब्स एक सी रहती हैं। जैसे ये है बार्स, बार का मतलब होता है कि ये अंदर से बिल्कुल सॉलिड रहेगा। इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर ये सर्कुलर दिखाया गया है क्रॉस सेक्शन, ये आपको स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, किसी भी क्रॉस सेक्शन में, ट्रायंगुलर, किसी भी क्रॉस सेक्शन में ये आपको मिल सकते हैं। इसके बाद फिर अगला हमारा आता है ट्यूब्स। ये होती हैं ट्यूब्स। ये ट्यूब्स भी हमारे यहाँ पर स्क्वायर शेप में दिखाई गई है। इसका क्रॉस सेक्शन, इसमें रेक्टेंगुलर भी आता है, इसमें सर्कुलर भी आता है, ट्रायंगुलर भी बन सकता है। तो ये हमारे ट्यूब्स जो अंदर से होलो रहेंगी। इसके अलावा फिर एक हमारा आता है फ्लैट्स। देखिए ये हमारे फ्लैट्स, इस तरीके से ये हमारे बीच में स्टील मेंबर्स को जोड़ने के काम में ये लिया जाता है। ये जो फ्लैट्स होते हैं इसको हम कंप्रेशन नहीं देते हैं, इसको हम टेंशन देते हैं। वैसे स्टील डिज़ाइन में हम हमेशा ही ये ध्यान रखते हैं कि हमारा कंप्रेशन मिनिमम आए। मेनली टेंशन हम देना चाहते हैं स्टील को, कंप्रेशन हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कंप्रेशन देने से उसमें बकलिंग का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बकलिंग आगे हम पढ़ेंगे। बकलिंग होता है हमारा, जैसे ये एक स्टील मेंबर है, इसमें अगर हमने कंप्रेशन लगाया इधर से और इधर से, अगर इस तरीके से फोर्स लगाया, तो ये फिर बकलिंग में होता ये है कि वो सेक्शन इस तरीके से बैंड हो जाता है। तो ये जो साइड में मूवमेंट हो गया इसका, इसको हम बोलते हैं बकलिंग। अब आगे अगर हम देखें इसमें, फिर आगे हमारी ये हैं शीट्स, स्टील की शीट्स, और फिर इसके आगे प्लेट्स। देखिए प्लेट और शीट में डिफरेंस इतना सा है कि जो शीट होती है ना, जो शीट की थिकनेस होती है, जो साइड की शीट की थिकनेस है, ये इस तरफ जो थिकनेस है, ये थिकनेस इसकी टी, यानी कि हम फिर भी ज़्यादा हद तक एज्यूम करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस के अंदर भी लेते हैं, लेकिन जो शीट होती है, शीट उसकी जो थिकनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये शीट है और ये हमारी प्लेट है। प्लेट की थिकनेस को हम फिर भी एज्यूम करेंगे, शीट की थिकनेस को हम एज्यूम नहीं करते हैं। ये थे हमारे रोल्ड स्टील सेक्शंस। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टील के हमारे और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या क्या हैं, और इन रोल्ड स्टील सेक्शंस के अलावा और हमारे पास क्या क्या सेक्शंस हैं अवेलेबल।